नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे सियासत के मुद्दे के बजाय सियासतदानों की आमदनी पर। दरअसल रोज़ सुबह शाम हम शुरू करें मजदूरी से, तो मजदूर आदमी को 500, 600, 700 रुपये तक तनख्वाह मिलती है अगर वो स्किल्ड लेबर है। तो एक सरकारी कर्मचारी को गिनी हुई रकम मिलती है सैलरी हर महीने की पहली तारीख को। व्यापारी की बात करें तो वो रोज़ सुबह शाम दुकान के शटर खोलता और बंद करता है, तब जाकर उसको पैसे मिलते हैं और महीने में वो हर 15 दिन, 20 दिन और एक महीने में जीएसटी जमा करता है। इसके बाद इनकम टैक्स जमा होता है। उद्योगपति अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो वो बड़े पैमाने पर करोड़ों लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उसके बाद वो इनकम उनको होती है। लेकिन राजनीति एक ऐसा धंधा है जिसमें हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नामांकन पत्र दाखिल हो रहे हैं, ये मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है। अगर हम देखें तो पूरे देश में हर राजनेता की आमदनी 5 साल में बढ़ जाती है। बेशक बढ़ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल है कि वो कितने गुना बढ़ रही है। आम आदमी की आमदनी 5 साल में 50% बढ़ती है, लेकिन राजनेताओं की आमदनी 5 साल में 600% बढ़ जाती है। अगर ये 600% बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि राजनीति में कोई ऐसा नुस्खा है, फार्मूला है, जो आपके रुपए को, 1 रुपये को 5 साल में 600 रुपये करता है। आखिर ये फार्मूला देश की सरकार को भी पता करना चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पूछना चाहिए कि आपके पास कौन सा फार्मूला, आप कौन सी विद्या से पैसे कमाते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो राजनेताओं ने अपने नामांकन पर्चे दाखिल किए विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें जो चीज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि आखिर 600% आमदनी कैसे बढ़ गई। हम आपको बता दें कि ये मामला 5 साल में मंत्रियों और विधायकों का भी है। कई विधायक तो ऐसे हैं जो जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, उसमें विधायकों की बात कर रहे हैं। मंत्रियों की संपत्ति जितनी वो दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा हम सबको पता होती है, लेकिन जो रिकॉर्ड पर बता रहे हैं, जो शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें आपको बता दें कि सुरेंद्र धाकड़ जो राठखेड़ा के हैं, उनकी संपत्ति 1,23,00,000 बढ़ी है। जगदीश देवड़ा की संपत्ति में इजाफा हुआ है 5 साल में 1.15 करोड़ का। भारत सिंह की संपत्ति बढ़ी है 1.29 करोड़ रुपए। मीना सिंह की संपत्ति बढ़ी है 1.29 करोड़। प्रेम सिंह पटेल जो मंत्री थे, उनकी संपत्ति बढ़ी है 1.45 करोड़। राम खेलावन की संपत्ति बढ़ी है 1.45 करोड़। प्रद्युम्न सिंह तोमर की संपत्ति 1.59 करोड़। गोपाल भार्गव की संपत्ति बढ़ी है 2.9 करोड़। विजय शाह की संपत्ति बढ़ी है 2.3 करोड़ और विजय शाह की संपत्ति बढ़ी है 2.25 करोड़ रुपए। राहुल लोधी की संपत्ति बढ़ी है 2.38 करोड़। इंदर सिंह परमार की संपत्ति बढ़ी है 2.77 करोड़। ये कुछ आप समझ लीजिए कि हांडी के चावल हैं। हम इस पर बात कर रहे हैं कि 2018-19 में प्रति व्यक्ति औसत आय मध्य प्रदेश की थी 92,000 रुपये और ये बढ़कर हो गई है अब 1,40,000 रुपये। तो इसमें एक सवाल ये भी पैदा होगा कि आखिर फिर कर्ज कितना बड़ा मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर 92,000 से वो 1,40,000 रुपये बढ़ी है तो संतोषजनक है। लेकिन सवाल है कि राजनेताओं की संपत्ति 600 गुना कैसे बढ़ी, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेष मेहमान और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी। स्काइप पर जुड़ेंगे देश के प्रसिद्ध पत्रकारों में शामिल अजय वकील जी और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ करना चाहेंगे कि आखिर ये कौन सी अलाउद्दीन का चिराग है, कौन सी जादू की पुड़िया है नेताओं के पास कि दिन भर और रात भर तो वो राजनीति करते हैं। मैंने दिन भर रात भर इसलिए किया क्योंकि राजनीति 24/7 का काम है। इसमें अगर रात को 2 बजे भी कोई व्यक्ति फ़ोन करेगा तो जो लोग राजनीति में हैं वो उसको ना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ना करेंगे तो कल के दिन हो सकता है कि चुनाव में उसके वोट घट जाएं। तो 24/7 राजनीति करने वाले आखिर किस नुस्खे से, कौन से फार्मूले से, कौन सा MBA कोर्स करके आते हैं कि वो 5 साल में उनकी संपत्ति 600 गुना बढ़ जाती है? आपकी राय। MBA कोर्स का तो सवाल इसलिए भी नहीं उठता कि इनमें कई माननीय तो ऐसे हैं जो 8वीं फेल भी हैं, तो ये कोई डिग्री विग्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनके पास जो डिग्री है कलाकारी की जो डिग्री है
ये ऐसी डिग्री है कि ये इनकी संपत्ति 600 गुना 5 साल में बढ़ा देती। और इतनी संपत्ति तो आप ये देखिए कि शेयर मार्केट भी इतनी तेजी से उछाल नहीं मारता जितनी तेजी से इनकी संपत्ति बढ़ती। माने राजनीति का मार्केट उछाल मारता है। जी। और आप ये देखिए इसमें भी कई विभाग ऐसे हैं कि इन विभागों में यदि आपके पास इन विभागों की जिम्मेदारी है तो डिपार्टमेंट से आपको अपने आप ही माला माल होने के अवसर मिल जाएंगे। तो कई लोग डिपार्टमेंट की वजह से बन रहे हैं, कई लोग अपने पुराने धंधे बताते रहते हैं। और इन सब में महत्वपूर्ण बात एक ही है राघवेंद्र जी, जो चुनाव आयोग को भी गौर करना चाहिए जी। ये केवल एक रस्मी आपने अदायगी फॉर्म बना रखा है कि किसी ने भर दी कि साहब मेरी संपत्ति 200 करोड़ है और किसी ने भर दी कि मेरी संपत्ति 2 करोड़ है, तो उसको कोई ये देखने की जहमत नहीं कर रहा है कि वास्तव में हकीकत में क्या है। एक उदाहरण मैं दूंगा, जबलपुर में परानगर के एक विधायक हैं, उनके भाई ने शिकायत कर दी उन विधायक महोदय के खिलाफ कि साहब ये जो बता रहे हैं कि इनकी इनकम जो है एग्रीकल्चर से इतनी बड़ी है, एग्रीकल्चर से इतने करोड़ होती है, फलानी चीज़ से इतनी करोड़ होती है। उनके सगे भाई ये कह रहे हैं कि भाई साहब इनके पास एग्रीकल्चर है ही नहीं, आय कहाँ से होगी। तो ये जो एक बहुत बड़ा जो घालमेल होता है, फिर उसमें बताया गया साहब एग्रीकल्चर उपकरणों से हमें लाभ हो जाती है। उन्होंने कहा ना इनके पास एग्रीकल्चर उपकरण है और जो कृषि की भूमि ये बता रहे हैं उस पर एक कोठी बना चुके हैं। तो ये जो एक हकीकत और ये जो औपचारिकता जो निभाते हैं, इसमें एक केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने तो गमलों में इतनी सब्जियां और फल उगाए थे कि उनकी संपत्ति करोड़ों में थी। हालांकि अब उन्होंने वो गाना बंद कर दिया, पता नहीं वो फार्मूला चला गया कि नहीं चला गया उनके पास से, लेकिन गमलों में उन्होंने सब्जियां पैदा की और उसमें वो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो ये तो जो आप बता रहे हैं जौलपुर का, वो तो बहुत छोटा मामला है कि वो जिस पर उन्होंने खेत दिखा रहा है वहाँ उन्होंने मकान बना लिया है और करोड़ों की संपत्ति है। जी। तो कहने का अर्थ ये है कि आप कह क्या रहे हैं और बता कुछ रहे हैं और हकीकत में कुछ और ही है। आपकी इस बात में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और चुनाव आयोग को भी ये वेरीफाई करना चाहिए। तो वरना होता ही है कि हर साल चुनाव आते हैं, हर साल नामांकन दाखिल होता है, अपना मेंबर बता देता है कि साहब हमारी ये संपत्ति है, बस उसको यस और नो मान के और उनने कह दिया साहब इनकी संपत्ति थी करोड़ गुना बढ़ी। जबकि ये तो एक आंकड़े जो आपने कह दिया कि 600 गुना संपत्ति बढ़ी, आप यदि इनकी तहकीकात करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की बनी हुई है। क्योंकि कई मंत्री ऐसे हैं जो बता भले ही 200 करोड़ रहे, लेकिन उनका सालाना टर्नओवर देखा जाए, कारोबार देखा जाए तो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा ऊपर का है। तो ये है, अभी भी इसमें आधी हकीकत आधा फसाना है। कुछ चीज़ क्लियर है और कुछ चीज़ अनक्लियर है। बिल्कुल। तो इस बारे में थोड़ी गंभीरता से जब तक चुनाव आयोग नहीं आएगा तब तक ना इस पर ये हमेशा बढ़ती चली जाएगी और कोई पूछने वाला नहीं कि साहब आपकी वास्तविक कितनी है और बता कितनी रहे हैं आप। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारे साथ अभी मैं एक सूचना दे दूं कि अजय वोकिल जी हमारे साथ स्काइप पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, तकनीकी दिक्कत की वजह से वो टेलीफोन लाइन पर रहेंगे हमारे साथ। लेकिन दूसरे हमारे साथी जुड़े हुए हैं टेलीफोन पर, गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, अजय जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? गौरव जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? अजय जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? गौरव जी, दरअसल आपकी आवाज़ कम आ रही है और ये जो सारा मामला है राजनेताओं के पैसे कमाने का, उस पर एवरेज ये पता चला कि करीब 5 करोड़ की संपत्ति उनकी बढ़ी है 5 साल में। लेकिन बहुत से ऐसे मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री है भूपेंद्र सिंह, इनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए से बढ़कर 84 करोड़ रुपए हो गई है। इसी तरह राज परिवार से जुड़े बदनावर के राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के पास भी सबसे ज़्यादा सोना चांदी इन्होंने बताया कि उनके पास सर्वाधिक सोना चांदी है। बमोरी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया, उनकी पत्नी के नाम 4 लाइसेंसी शस्त्र हैं। और इसमें सबसे खास बात यह कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की संपत्ति कम होने के आंकड़े पेश किए गए हैं। अब ये इसमें सच्चाई कितनी है तो बाकी लोग पता करेंगे, लेकिन जो उन्होंने दर्शाया अपने नामांकन में, हम उस पर बात करना चाह रहे हैं कि गौरव जी, ये जो राजनेता हैं आखिर ये 24 घंटे राजनीति करते हैं, फिर इनके पास पैसे कमाने का वक्त कब होता है और ये कौन सा धंधा करते हैं जिसमें 600 गुना संपत्ति बढ़ जाती है? आपकी राय? राघवेंद्र जी, सरकारी टेंडरों में जो फेवर किया जाता है, एक तो कमाई का सबसे बड़ा साधन वो है, दूसरा जो तबादले होते हैं वो है एक कारक, और तीसरा
माइनिंग और खास करके माइनिंग में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। तो माइनिंग की आड़ में ये अपने पैसे को इतना बड़ा बताते हैं, लेकिन अगर असल हकीकत देखी जाए तो ये कई गुना होती है। जो आंकड़े आपने बताए हैं, अगर उसमें से दशमलव हटा दिया जाए तो उसके ऊपर संपत्ति पहुंच जाती है। और उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है कि आज जो संपत्ति ये बता रहे हैं वो संपत्ति सरकारी गाइडलाइन की बता रहे हैं। अगर मार्केट वैल्यू आंकी जाए तो जैसा अभी गुजरात जी ने कहा कि 1000 करोड़ के ऊपर संपत्ति पहुंच जाती है। लेकिन इसमें जो अगर करप्शन की बात भी आती है तो फिर ईओडब्ल्यू और ईडी डिपार्टमेंट आजकल बहुत सुर्खियों में है, और इनकम टैक्स वाले ये कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या इनको प्रिविलेज है कि इस तरह के राजनेता अगर कोई पैसे कमाएंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्या लगता है एक आम आदमी के नाते भी आपको? नहीं, देखिए, अगर हम ये देखें कि पिछले कई सालों से विपक्ष में जो विधायक रहते हैं या सांसद रहते हैं, उनके यहाँ तो ईडीआईडी अपनी सर्च कर लेती है, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके यहाँ ईडीआईडी सर्च नहीं करती। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि सत्ता पक्ष के साथ जो भी किसी से भी सत्ता रही, जो भी सत्ता पक्ष के साथ जुड़ा रहता है उसे ये फेवर मिलता है। के कारण भी जांच एजेंसियों को अपनी जांच करने में दिक्कत आती है। फिर ये शिकायतें जो आम आदमी करता है या प्रतिद्वंदी जो करते हैं शिकायतें, वो शिकायतें तब तक दबा दी जाती हैं जब तक वो पद पे रहता। पद पर हटने के बाद जब उसकी जांच की जाती है तो कई सालों बाद जाकर उसकी सत्यता सामने आ पाती है। लेकिन गौरव जी, मेरा आपसे एक और सवाल है कि 18 महीने की कमलनाथ जी की सरकार के समय भी भाजपा के मंत्रियों की कोई जांच नहीं की गई थी। क्या पार्टियां आपस में एक दूसरे का लिहाज या ख्याल रखती हैं इस तरह के मामलों में? देखिए राघवन जी, अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीतिक परंपरा की बात करें जी, तो लगभग 1990 से जो दृश्य हमें देखने में आ रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक गठबंधन बना हुआ है और लगातार ये गठबंधन सफल होता हुआ जा रहा है। इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आ पाई है। सत्ता पक्ष के इशारे पर विपक्ष अपने मुद्दे भी उठाता है और सत्ता पक्ष के इशारे पर विपक्ष अपने मुद्दों को ठंडा भी कर देता है, और इस प्रकार ये सेटलमेंट की राजनीति है वो लगातार चलती जा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये तो भला हो नामांकन की परंपरा का कि नामांकन पर्चे दाखिल करने में आदमी को संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, और उस वजह से ये जिसे कहते हैं कि बहुत सारी संपत्तियों में से कुछ उजागर हो पाती है। हालांकि हम सभी पर संदेह नहीं कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी जिन्होंने सच में बताया, और कुछ हम सब जानते हैं कि संपत्ति बहुत सारी लेकिन नामांकन पर्चों में वो कम दिखाई पड़ती है। अजय जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अजय वकील जी से। वकील जी, दरअसल राजनीति 24 घंटे की सेवा का काम है, और सेवा करते करते सियासत के लोग इतना कमा लेते हैं कि आप और हम उसकी कल्पना नहीं कर पाते। जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें 600% कमाई बढ़ी है, और ये कमाई नंबर 1 में बताई जा रही है। हम सब जानते हैं कि नंबर 2 की भी बहुत कमाई होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई इस किस्म का फार्मूला है राजनेताओं के पास कि वो 24 घंटे जनता की सेवा भी करें और उनकी जो आय है वो 600 गुना बढ़ भी जाए? आप इसको किस ढंग से देखते और सोचते हैं? होता है तो बगैर मेवे की कोई सेवा करता नहीं है, खास करके राजनीति में जी, क्योंकि अगर इस तरह सेवा करनी हो तो बहुत समाज में बहुत दूसरे भी रास्ते हैं जो किए जा सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे टिकटों को लेके मारामारी मची कि वो उनके जीने मरने का सवाल बन गया कि टिकट मिलना या टिकट कटना। तो इसी से अंदर लगाया जा सकता है कि अगर राजनीति में लोग आना क्यों चाहते हैं। अगर कोई सेवा ही कर रहा है तो समाज सेवा की जा सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग पूरी तरह बेईमान है, लेकिन अधिकांश राजनेताओं की स्थिति यही है कि उनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि पैसा कमाना और रुतबा कमाना। ये इन दो कारणों से लोग जो है राजनीति में आज की तारीख में आना चाहते हैं। आपने जैसा भी कहा कि भाई कई लोगों की संपत्ति 600 गुना बढ़ गई या कई सौ गुना बढ़ गई। तो आपको याद होगा कि आज से बहुत पहले, मतलब मेरे ख्याल से टीएन शेषन के पहले तो जो नामांकन पत्र जमा किए जाते थे उनमें इतनी जानकारियां नहीं होती थी, लेकिन बाद में चुनाव धीरे धीरे सख्त होता गया है तो ये सारी जानकारियां भी मांगी जाने लगी हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो जानकारी दी जा रही है वो कितनी सही है। ऑन रिकॉर्ड जो ये इनकम टैक्स जमा करते होंगे या जो करते हैं उस कुछ जानकारियां इसके अंदर दी जाती हैं, कुछ छिपा भी ली जाती हैं, और बेनामी संपत्ति होगा तो इसमें कोई जिक्र नहीं होता है वो कितने बड़े पैमाने पर होती हैं। तो अब लेकिन सवाल ये है कि चुनाव ये तो नहीं पूछता है कि भाई ये पैसा आपका बढ़ा है या तो अगर क्यों बढ़ा है, आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है।
वो खाली जो आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हो उसके आधार पर जो जानकारी होती है वो सबमिट होती है इसके अंदर से। तो ये तो अब जैसे ही चर्चा में बात आई थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है या दूसरी एजेंसियों का काम है, अगर असाधारण रूप से संपत्ति बढ़ी है किसी की, देखिए मार्केट रेट के हिसाब से बढ़ना वो एक अलग चीज है। जो चीज आपने 5 साल पहले खरीदी है आज वो बढ़ के 1.25 गुना हो गई है, तो वो एक सामान्य स्थिति है। सोने का भाव जैसे आपने खरीदा और उसके बाद सोने का भाव मार्केट रेट बढ़ गया तो वो संपत्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ने वाली है। लेकिन जो 600 गुना संपत्ति अगर बढ़ रही है कहीं, तो ये वाकई आश्चर्यजनक है कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि जिसके कारण इतनी संपत्ति उनके पास आई है। तो जाहिर है कि दूसरे तरीकों से ये पैसा कमाया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब इसको एस्टेब्लिश करना आसान नहीं है, ये तो जांच के बाद ही हो सकता है। लेकिन अजय जी एक बात और है, राजनेताओं की संपत्ति बढ़े ये तो हम थोड़ी बहुत इसको अपने गले उतार सकते हैं, लेकिन राजनेताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनकी संपत्ति भी कई गुना बढ़ रही है। आखिर उनके पास कौन सा बिजनेस है और वो बिजनेस कौन सा है जो इतने 1000 गुना, इतने सैकड़ों गुना संपत्ति बढ़ा रहा है? क्योंकि शेयर मार्केट की भी बात करें या सोने चांदी की बात करें तो वो बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, लेकिन इसमें कभी ये पता नहीं चला कि किसी राजनेता जी को घाटा हुआ और 100 में से एक आध दो ने बताया कि उनकी संपत्ति घट गई। लेकिन आप देखिए कि घर में महिलाएं जो हाउस वाइफ हैं या जो घर में भी समाज सेवा कर रही हैं, उनकी पत्नी उनके जो राजनेता पति उनसे भी कई गुना बढ़ रही है। तो ये जो कहीं ना कहीं जांच का विषय, भले चुनाव आयोग के दायरे के बाहर की बात है, लेकिन इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है, ईडी की बात करें, इनकम टैक्स वालों की बात करें, इनका काम कम से कम ये होता है कि वो 100 मोटो संज्ञान लेकर इनसे पूछे कि श्रीमान आपके पास ऐसे कौन से पारस पत्थर हैं कि आप किसी लोहे को लगाते हैं और वो सोने का बन जाता है और आपकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। मुझे लगता है कि उनके परिवार में जरूर किसी ने ये आशीर्वाद दिया होगा कि दूधो नहा और पूतो फलो। तो आप देखिए कि उनके यहाँ जिस कदर संपत्ति बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं इस किस्म के किसी पुराने और बुजुर्ग, जिसे कहते हैं ना, सिद्ध व्यक्ति के आशीर्वाद का फल भी हो सकता है। अजय जी देखिए सिद्ध व्यक्ति कौन है ये भी हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि किसी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन सभी जानते हैं, ये खुला रहस्य है जी कि कई जो प्रभावशाली लोग हैं जो ऐसे पदों पर रहे, उनकी पत्नियां जो है दूसरे तरह का लेन देन का काम करती रही हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग और तो तमाम तरह की जो है लाइसेंस, परमिशन, तो इनको लेकर के जो पैसा लेकर के दिया जाए, परमिशन दी जा रही है। जी The person you are अजय जी से संपर्क हमारा लगता है अभी कट गया है, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। योगी राज जी, सवाल है कि राजनीति में जो काम कर रहे हैं उनकी संपत्ति बढ़ सकती है, लेकिन उनकी पत्नियां कौन सा व्यवसाय कर रही हैं, कौन सा उद्योग वो चला रही हैं कि उनकी संपत्ति भी उनके श्रीमानों से ज़्यादा बढ़ रही है? तो हमारी शुरुआत से जो चर्चा की थी वो ये कि आखिर कौन सा फार्मूला है, और वो फार्मूला अगर उनके पास है तो वो विधि जो है वो आम जनता तक भी पहुँचनी चाहिए ताकि उनको भी पैसे कमाने का मौका मिल सके। क्योंकि 5 साल में आम आदमी की आय बढ़ रही है 50% और राजनेताओं की बढ़ रही है 600% तक। तो इसमें ज़रूर ये शोध का विषय हो सकता है, ये जांच का विषय हो सकता है कि आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं। अगर वो बेईमानी कर रहे हैं तो वो बेईमानी भी अगर टैक्सेबल, सरकार उसको टैक्स के दायरे में ले आए कि अगर आप घूसखोरी करते हैं, आप कमीशनबाजी करते हैं, अगर आप तबादले उद्योग से पैसे कमाते हैं तो उसको भी टैक्स के दायरे में ले आए। तो मुझे लगता है कि फिर ये बहुत सी चीज़ सरकार की इनकम को बढ़ाने वाली भी होगी और ये बताने वाली होगी कि ये धंधा एक ऐसा है जिसमें लोग पैसा कमाते हैं। वो कमीशन का हो सकता है, वो तबादले का हो सकता है, वो टेंडर का हो सकता है। योगी राज जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक ट्रांसपेरेंस कोई सिस्टम बनना चाहिए। और अब तो एक इनकम का सोर्स ऑफ जरिए जो नेताओं का मुझे नज़र आता है, आप बात भले ही करेंगे साहब ये सेवा करते हैं, असली तो ये सेवा कराते हैं जनता से। और सेवा करते हैं सिर्फ चुनाव के 15 दिन जी, जब जैसी वोट पड़ते हैं वैसी सेवा कराने का काम शुरू हो जाता है। मैं राजधानी के 2-3 बड़े प्रभावशाली नेताओं को ऐसा जानता हूं जो सिटिंग मंत्री भी हैं, एमएलए भी हैं, प्रभावशाली लोग हैं। वो चुनाव जीतने के बाद 5 साल अपने इलाके में यदि कोई अस्पताल इस्टेब्लिश हो रहा है, कोई उद्योग धंधा शुरू कर रहा है, वहाँ से जब तक उनके पास कमीशन नहीं आता तब तक वो ना तो उसके इनॉग्रेशन में जाते बल्कि उसमें रोड़े और अटका देते हैं। उसको बताया जाता है कि साहब जब तक सेवा नहीं करोगे आप तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। कहीं बिल्डिंग परमिशन रद्द हो जाएगी आपकी, कहीं आपके उपकरणों में खराबी बता दी जाएगी। तो ये भी एक जरिया आय का बहुत बड़ा है जो 5 साल चलता है। और कई राजनेता ऐसे भी हैं जिन्होंने एनजीओ गठित कर रखे हैं और उस एनजीओ के नाम से करोड़ों रुपए चंदा आ रहा है।
और वो इतना आ रहा है कि उनके साल भर के मतलब ये जो इलेक्शन में जो आज 50-50, 100-100 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, एक पंजी खर्च नहीं करते ये कई लोग इसमें। ये सारा का सारा पैसा या तो कहीं से डोनेट किया हुआ होता है या कहीं से लिया होता है या किसी को ब्लैकमेल करके अपनाया हुआ होता है। एक सांसद 2019 का चुनाव लड़े भोपाल से, कांग्रेस के बहुत प्रभावशाली, उन्होंने फ़ोन करके कहा सीहोर के एक विधायक को जिनके शराब के ठेके थे 10 करोड़ रुपए चाहिए चुनाव लड़ना में, और आए उनके पास 10 करोड़ रुपए। तो ये तो हालत है नेताओं की। चलिए, चुनाव के चंदे की तो हम बात नहीं करते हैं क्योंकि चुनाव के चंदे का उनकी आमदनी में कोई जिक्र नहीं है। ये तो आपने बताया, ये वो चीज़ें जिसको वो काउंट नहीं करते, ये अनकाउंटेड इनकम है उनकी। ये जो निर्वाचन आयोग में या जो नामांकन पत्र में दाखिल कर रहे हैं, ये तो वो उनकी एक नंबर की कमाई है। और इस कमाई का मतलब है कि मैं पूछूंगा गौरव जी से, गौरव जी, जो बहुत सारी बातें अजय वोगिल जी ने कही और योगीराज जी ने कहा कि अगर उनके क्षेत्र में अस्पताल खुलता है, कोई कॉलेज खुलता है, तो बिना चंदे के, और आपने बताया कि एक ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने एक शराब ठेके व्यापारी से कहा कि 10 करोड़ रुपए का हमको चुनाव में चंदा चाहिए। तो चुनाव के चंदे को छोड़ दें तो भी ये जो पैसा है ये तो जांच का विषय बनता है, और कम से कम आज नहीं तो कल आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट उनकी नामांकन पत्रों के जो आज जताई जा रही है, दिखाई जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं सो मोटो कुछ लेकर इस पर कार्रवाई करे तो हमें लगता है कि देश में एक नजीर बनेगी। गौरव जी, गौरव जी से भी हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। योगीराज जी, ये जो सारा मामला है कि आखिर इस चीज़ों के लिए, इन बातों के लिए राजनेताओं को की जो हम एक छवि बनाते हैं उसको किस ढंग से बना जाए कि हमारे राजनेता बड़े भले आदमी हैं, बहुत समाज के सेवक हैं, सज्जन पुरुष हैं और ईमानदार हैं, या ये कह सकते हैं कि ईमानदार तो नहीं है लेकिन ये बेचारे कम बेईमान हैं, तो इसी नाते उनका हम सम्मान कर सकते हैं। जी नहीं, देखिए राघव जी, कुछ 2, 4, 5 उंगली पे गिने जाने वाले लोग तो हैं जो बेचारे कई बार लोगों से पैसा लेके चुनाव लड़ते हैं। लोग उनको लड़वाते हैं कि लीजिए आपका चुनाव खर्च हम उठाएंगे, और वो जीत के भी आते हैं। लेकिन ऐसे लोग वो हैं जो उंगली पे गिने जा सकते हैं। पर अधिकांश बहुतायत राजनेताओं की संख्या ऐसी है कि जो ऐसे ऐसे धंधों में लिप्त हैं जो सारे अनैतिक काम है, और उन सारे अनैतिक कार्यों की सेवा इनको मिलती है। तो सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे जरिए एक साथ क्रिएट करते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो विकास कार्यों के लिए जो पैसा आ रहा है, वो पैसा भी इन्हीं की होता, कलेक्टर के दस्तखत से निकलता है, लेकिन आता इन्हीं के खाते। बिल्कुल, लेकिन कह सकते हैं कि जब बड़े नेता ऐसा करेंगे तो फिर ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तो वहाँ का पंच भी यही करेगा, सरपंच भी यही करेगा। तो कुल मिलाकर ये जो करप्शन का मामला है, इस पर कहीं ना कहीं सरकार से तो उम्मीद कम है, लेकिन जो निर्वाचन आयोग है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो एक तरह से इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और अदालत, कोर्ट की हम बात करें, ये जरूर इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई ऐसी कर सकते हैं जिससे ये जो नेता हैं ये कम से कम पैसे कमाने में और उनको एक तरह से दिखाने में थोड़ा सा डरे। बाखबर में सिर्फ इतना ही। मैं दोनों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा, अजय जी का भी, गौरव जी का भी, और युवराज जी आपका साधुवाद के आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।